नमस्कार, डीए न्यूज प्लस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को विधानसभा के बाद लोकसभा में भी कहीं न कहीं हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन इसके बाद भी लोकसभा में हार के बाद एक बार फिर कांग्रेस के भीतर समीक्षा की मांग उठने लगी है। लेकिन पार्टी अब तक समीक्षा बैठक नहीं बुला सकी है। दूसरी ओर भाजपा ने जीत के बावजूद न सिर्फ बैठकें की हैं, बल्कि एक सीट में हार के कारणों को भी समझने की कोशिश की है। आखिर कांग्रेस हार के बावजूद क्यों समीक्षा का साहस नहीं जुटा पा रही है? क्यों पार्टी में लगातार उठ रही समीक्षा की मांग? ये एक बड़ा विषय है, क्योंकि पार्टी के भीतर जो अलग अलग नेताओं की ओर से समीक्षा की मांग उठ रही है वो एक बड़ा विषय है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। पहले देखिए हमारी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में 75 पार के नारे के बावजूद करारी हार मिली। माना गया कि टिकट वितरण में गड़बड़ी और अति आत्मविश्वास की वजह से हार का सामना करना पड़ा। तब भी कांग्रेस के भीतर समीक्षा की मांग तेज हुई, पर लोकसभा चुनाव की वजह से हार के कारणों पर पड़ताल नहीं हुई। लोकसभा चुनाव में पार्टी को बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद थी। जीत की आस में पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से लेकर ताम्रध्वज साहू, कवासी लखमा और शिव कुमार डहरिया को भी मैदान में उतारा, लेकिन सभी को हार का सामना करना पड़ा। महज एक सीट पर कांग्रेस जीत दर्ज करने में सफल रही। इस बार भी कांग्रेस के भीतर समीक्षा की मांग उठ रही है। धनेंद्र साहू जैसे बड़े नेता ने कहा, एक स्थान के नेता को दूसरे स्थान से चुनाव लड़ाने का नुकसान हुआ है, पार्टी को समीक्षा करनी चाहिए। कई और नेता भी दबी जुबान में हार की समीक्षा की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कांग्रेस ने समीक्षा बैठक नहीं बुलाई। दूसरी ओर भाजपा ने विधायकों, सांसदों और संगठन के वरिष्ठ नेताओं की बैठक कर न सिर्फ परिणाम की समीक्षा की, बल्कि निकाय चुनाव की तैयारी भी शुरू कर दी है। यही वजह है कि कांग्रेस में लगातार एक तरफ समीक्षा की मांग हो रही है। ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से मजबूत रही है छत्तीसगढ़ में। कुछ परिस्थितियों के कारण हम लोकसभा चुनाव में पीछे रह गए हैं, लेकिन हमारी पार्टी अभी मजबूत है और इस पर और कैसा मजबूत किया जाए, आने वाले चुनाव में किस तरह से पार्टी का प्रदर्शन रहेगा, बैठ के चर्चा करेंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। केवल लोकसभा कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार की भी समीक्षा करनी थी, लेकिन वो अब तक नहीं हो पाई है। आलम ऐसा रहा कि जिम्मेदार केवल समीक्षा की बात करते रहे हैं, वहीं भाजपा इसे लेकर कांग्रेस पर तंज कसती नजर आ रही है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि यही वो विषय है जिसमें कांग्रेस पार्टी को विचार करना चाहिए। अपनी पार्टी की चिंता नहीं, अपने अंदर झांक नहीं पा रहे हैं। यही वो विषय है जिसे विचार करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। अपनी पार्टी की चिंता नहीं है, अपने अंदर झांक नहीं पा रहे हैं। सरकार के कामों पर, सरकार के निर्णयों पर लगातार वो बोलते हैं, उनके घर के क्या हालात हैं, घर संभला नहीं जा रहा है और घर की दुर्दशा हो रही है, और दूसरे के घर में झांकने का प्रयत्न कांग्रेस पार्टी कर रही है। ये कांग्रेस की स्थिति, दशा और दुर्दशा को बताती है। छत्तीसगढ़ में जीत से भाजपा जहां उत्साहित है, वहीं कांग्रेस लगातार दो बड़ी हार से हताश है। ऐसे में जहां कांग्रेस संगठन में बदलाव की अटकलें तेज हैं, तो वहीं हार के बाद रार के हालात भी बने हुए हैं। ऐसी परिस्थितियों में सबकी निगाहें अब हाईकमान पर टिकी हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि हाईकमान वर्तमान नेतृत्व के पक्ष में फैसला करेगा या कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीए न्यूज प्लस, रायपुर। तो ये तमाम विषय हैं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ कि समीक्षा। देखिए, जीत हो या हार हो, उसकी एक समीक्षा होती है। समीक्षा का मतलब होता है जीते तो क्या खास रहा, हारे तो उसकी क्या बड़ी वजह रही। कुल मिलाकर की समीक्षा ये बताती है कि हमें मैदान में और कितना मजबूत रहना है, हमें मैदान में और कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिन्हें खोजना है और खोज कर उन पर आगे बढ़ना है, या फिर वो हानिकारक हैं तो उनका निदान करना है। कुल मिलाकर ये कोई नई बात नहीं होती है और राजनीतिक दल
इसमें विशेषज्ञता रखते हैं, उसमें इनकी महारत होती है और वो करते भी हैं। लेकिन चर्चा इसलिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ क्योंकि कांग्रेस के ही कुछ ऐसे नेताओं की बयान आ रहे थे, कुछ लोग चर्चा के दौरान भी कह रहे थे कि मंथन तो किया जाना चाहिए, विषय हो सकता है कि बाहर निकल कर आए और पता चले कि वजह क्या रही। ठीक है, आज इस पर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुछ खास मेहमान, आप का पहले उनसे परिचय करवा दूं। यहाँ पर दिनेश अग्रवाल जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। दिनेश जी, आपका स्वागत है। सत्यप्रकाश सिंह हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। सत्यप्रकाश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ के शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो हमें बताएंगे, समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर राजनीतिक दलों के बीच ये जो एक विषय है वो कितना मायने रखता है, और मायने अगर रखता है तब इसकी परिणति क्या होगी अगर राजनीतिक दल इस पर चल नहीं पा रहे हैं या फिर कुछ राजनीतिक दल इस ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो चलिए इस चर्चा की मैं शुरुआत आपसे ही कर लेता हूं दिनेश जी, क्योंकि ये बात हो रही है। जैसा मैं बैठा था और सुन भी रहा था, कुछ नेताओं से बात कर रहा था, तो मैं ये देख रहा था कि आपने 10 सीटें लोकसभा में जीत ली। आप चिंता कर रहे थे कि ये क्यों हार गए। आपने उसमें बैठक भी की, समीक्षा भी की, कारणों को आपने टटोला भी, कुछ पता चला होगा आपको कि क्यों हार गए। एक विषय ये, और दूसरा ये है कि अब नगरीय निकाय के चुनाव सामने आने वाले हैं, तो विधानसभा में जो जीत मिली और जो हार मिली, सर जीत हार दोनों मिली, कुछ सीटों पर हार मिली और कुछ सीटों पर, बहुधा सीटों पर जीत मिली, आप बहुमत में आए। लोकसभा में भी एक सीट पर आपको हार मिली, 10 सीटें आपने जीत ली। हार जीत का अंतर बड़ा था, लेकिन वहाँ भी ये स्वाद आपने चखा। आपने अपनी समीक्षा में क्या पाया? क्योंकि मैं एक बात बार बार दोहराता हूँ, विधानसभा का वो संदर्भ कभी भी मैं विलोपित नहीं होने देता। कारण ये कि इतनी बड़ी कांग्रेस की जीत की बात कैसे कमबैक, और उसके बाद फिर लोकसभा में भी वैसा ही प्रदर्शन। सर्वप्रथम आपको, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी है, ये 2 सीट से पैदा हुई पार्टी है। आज भारत देश की सबसे बड़ी पार्टी है, भारत देश ही नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। उसका कारण है कि भारतीय जनता पार्टी काम करती है और जूझ के, संघर्ष करके यहाँ कार्यकर्ताओं की फौज ने भारतीय जनता पार्टी को यहाँ तक पहुँचाया। इसी का परिणति है कि आज हम सब देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी निरंतर बढ़ती जा रही है, और तीसरी बार आपके आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी भारत देश के प्रधानमंत्री बनके एक इतिहास रचे हैं। साथ ही मैं बात करूं, आपने कहा कि समीक्षा, भारतीय जनता पार्टी हर पहलू पे समीक्षा करती है, उसके लिए एक एक सीट मायने रखती है। और आप मैं सब देखे, लोकसभा में हम एक सीट यहाँ छत्तीसगढ़ से हारे, इसकी समीक्षा कर रही है। क्यों हारे, ऐसे क्या प्रयास हो सकते थे जिसको करने में त्रुटि हुई, जनता का क्या था, पूरी समीक्षा बैठक करके भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि मैदान में जाके लड़ती है, हवा हवाई नहीं लड़ती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने समीक्षा बैठक की और समीक्षा बैठक करके पाया कि कहीं ना कहीं हमारी रणनीति में कहीं ना कहीं चूक हो गई थी, जिसकी वजह से हमको एक सीट का नुकसान हुआ। लेकिन वहीं देखेंगे, रायपुर लोकसभा भारत देश में टॉप 10 में आया है, 9वां नंबर में आया है, एक इतिहास रची है यहाँ छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी, यहाँ का कार्यकर्ता, क्योंकि ये कार्यकर्ताओं की पार्टी, ये नेताओं की पार्टी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी इस सब में समीक्षा बैठक निरंतर करती है। ऐसा नहीं है कि आज चुनाव हुए, समय समय पे समीक्षा बैठक होती है। चाहे अभी आपने देखा होगा हमारे मंत्रिमंडल की भी समीक्षा हुई है, क्योंकि हम काम करने वाले लोग हैं, हम देखना चाहते हैं हमारे से कहाँ त्रुटि हो गई, क्योंकि हम 365 में 365 दिन काम करने वाले हैं। और यही रणनीति है कि आज भारतीय जनता पार्टी आप लोगों के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से आज यहाँ पे खड़ी है। ठीक है। सत्यप्रकाश जी, आप सुन रहे होंगे दिनेश अग्रवाल जी को, तो आप उसका जवाब दीजिएगा, वो दोहराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये सवाल कह दूं, क्योंकि पार्टी के भीतर से ही कुछ नेताओं की, मत कहिए पार्टी के भीतर से, लेकिन कुछ नेताओं का, जो बड़े नेता हैं उनका ये कहना है कि समीक्षा एक बार होनी चाहिए, बैठकर चर्चा कर लेना चाहिए कि आखिर ये हार क्यों मिल रही है। देश में अगर इस प्रकार से कांग्रेस दावा कर रही है, या फिर आप कह लीजिए कि विपक्ष का जो गठबंधन है ये बड़ा दावा कर रहा है कि उसने उस रथ को जो अबाध गति से निर्बाध दौड़ता भागता चला आ रहा था, उसे कहीं ना कहीं उसकी गति धीमी करने में उनको सफलता मिली है। तो ये प्रभाव छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं सर? देखिए,
मतलब सबसे पहले तो बोलूंगा कि दिनेश अग्रवाल जी ने बोला कि कार्यकर्ताओं की पार्टी है। जी अभी देखा हमने कार्यकर्ता क्या हाल इन्होंने कार्यकर्ता किया। वो कार्यकर्ता जो 20-20 साल से दरी बिछा रहा था, आज भी दरी बिछा रहा है। दूसरे पार्टी से ला के टिकट दी गई, जिसकी वजह से कार्यकर्ताओं को उपेक्षित किया गया। जो हाल इन्होंने देखा है, और सबसे महत्वपूर्ण कि इनके नेता तो कार्यकर्ता गद्दार तक बोल चुके हैं। 2018 का चुनाव याद होगा इनको। तो कार्यकर्ताओं की पार्टी ना बोले देश जी, उद्योगपतियों की पार्टी जरूर बोल सकते हैं, जिसमें नवीन जिंदल को ले आते हैं आप। ऐसे ऐसे उद्योगपति का पार्टी बोल सकते हैं ताकि आपका चुनाव लड़ने में मदद मिल सके। कार्यकर्ताओं की पार्टी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है कि हम अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं, अभी चुनाव खत्म हुए। देखिए समीक्षा ऐसा नहीं कि हर चीज मीडिया में जरूर नहीं हो पाती है। आप भी जानते हैं एक राजनीतिक दल है, अंदरूनी हमारे तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया की तरह हर चीज होती है। जो बूथ लेवल पे हो, जो ब्लॉक लेवल पे हो कार्यकर्ता है, जो हमारे बूथ लेवल पर जो स्थानीय नेता है, वो वहाँ चर्चा कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पे जो वॉर रूम है, वो भी सारे जो समीक्षा की चीजें हो या जो भी डाटा वो फीडबैक वो मंगा रहे हैं। जो आएगी तो सब चीजें कलेक्ट होगा तो वहाँ पे हो गई। मगर ऐसा नहीं है, हमारे ब्लॉक लेवल पे हो, बूथ लेवल पे वहाँ के स्थानीय नेता बैठ के चर्चा कर रहे हैं, वहाँ पे बात विचार कर रहे हैं। हमारी होगी समीक्षा, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर हर चीज कलेक्ट हो जाते हैं। बीजेपी पहले अपने यहाँ देख ले, बृजमोहन अग्रवाल जी को कैसे बनाना पड़ा है, तब जाके तो इस्तीफा देते विधानसभा से। फिर आज उन्होंने मंत्री पद से दे दिया है। और उसके बाद राजेश मोहन का क्या हाल किया था उन्होंने, वो भी लोगों ने देखा है। अपने यहाँ हाल देख लो, ओपी चौधरी जी, बृजमोहन अग्रवाल जी क्यों वहां भेजा गया, प्रेम प्रकाश पांडे, सरोज पांडे में क्या है, वो सब जनता जानती है। अपने यहाँ का हाल देख ले। यहाँ पे देखिए हमारी पार्टी जो है लोकतांत्रिक तरीके से चलती है, चाहे चुनाव हो राष्ट्रीय अध्यक्ष का हो, चाहे नीचे लेवल का युवा कांग्रेस का चुनाव हो, हम एक लोकतांत्रिक तरीके से चलते हैं। वन मैन शो, वन मैन आर्मी जैसे हमारी पार्टी नहीं चलती है। कोई समीक्षा होगी, हार का कारणों का निर्णय निकलेगा। मगर ये जो घमंड जो इनका था ना, वो जो टूटा है, वो कहीं ना कहीं इनको सोचते मजबूर किया कि ये जो घमंड कब तक ये चलेगा, ये घमंड क्यों था, इतना घमंड जो इन्होंने किया वो जो 10 साल में दिखा है, और ये 5 साल में ये घमंड टूटेगा। जो घमंड अब यहाँ पे 5 साल इन्होंने जो सत्ता में आए तो उसके बाद ये दिखा रहे हैं, जनता की सुध लेते हैं, विपक्ष की आवाज को सुनते हैं, विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। जनता अगर कुछ मांगती है तो उसको दबाने की कोशिश करते हैं, मीडिया को दबाने की कोशिश करते हैं। तो हर चीज इनका जो है वो 10 साल में जो घमंड टूटा है वो 5 साल में यहाँ भी टूटेगा। हम ये बात बोल रहे हैं कि बीजेपी को अंदरूनी तौर पर अपने अंदर देखना चाहिए कि मोहन भैया का हाल क्या कर दिया है, उनको पहले देख ले। राजेश मोहन जी का हाल क्या कर दिया, उनको पहले देख ले। अजय चंद्राकर जी का क्या हाल कर दिया, उनको पहले देख ले। तो अपने अंदर देख ले। हमारे यहाँ हमारी पार्टी सक्षम है, आप अपने पार्टी को देख लेंगे, आप अपने अंदर देखिए। दिनेश जी संक्षेप में बताइएगा, शर्मा जी के पास जाना है। देखिए ये कांग्रेस पार्टी है, हारने वाली पार्टी है, क्योंकि ये हारते हारते अब समीक्षा करना ही भूल गई, क्योंकि ये जानती है मैं भ्रष्टाचारी पार्टी हूँ। मैंने चारा घोटाला किया, राशन घोटाला किया, मैंने दारू घोटाला किया, मैंने गोबर को खा लिया। ये खाने वाली पार्टी है, भ्रष्टाचारी पार्टी है, इसलिए इनको समीक्षा करने की दरकार नहीं। और रही बात बृजमोहन जी की, बृजमोहन जी की तुलना आप मत करिए, बृजमोहन जी का तो नाम ही मत लीजिए, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल जी छत्तीसगढ़ की आवाज बन रहे हैं, दिल्ली का प्रतिनिधित्व दे रहे। आप क्या बात करेंगे, टीएस बाबा जैसे कद्दावर को आपने किनारे लगा दिया। कहाँ किस विधायक को आपने नहीं निपटाया अपनी पार्टी के, आप खुद जानते हैं। भूपेश बघेल खुद आपके लिए अभी सांप बन के खत्म हो चुके हैं। और आप जानते हैं भूपेश बघेल जब तक रहेंगे कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोग हारते रहेंगे, क्योंकि आपके कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता वोट देते आ रहे हैं और आपकी वजह से हम जीत रहे हैं, क्योंकि आपकी कला इतनी हो चुकी है ना। ठीक है दिनेश जी, सत्यप्रकाश जी, दिनेश जी, सत्यप्रकाश जी, आपसे मैं निवेदन करूंगा कि डिबेट टाइप का करिए, बीच में टाका झाकी मत करिए। दिनेश जी, आपकी आवाजों को मैंने सुना है। दिनेश जी, सत्यप्रकाश जी जवाब मांग रहा था कि जनता का जवाब मैं चाह रहा था। तो आप बोलेंगे सत्यप्रकाश जी, ठीक है वो कर लीजिए। मैं सर बारी बारी से बोलिए सर, डिबेट करने आए हो तो डिबेट सर बारी बारी से बोलिए, जनता सुन रही है। दीजिए जनता को, डिबेट करना सीख लीजिए। सत्यप्रकाश जी डिबेट करना नहीं आता, चिल्लाना। सर मैं आप दोनों को रोकता हूँ। सत्यप्रकाश जी, दिनेश जी, के शर्मा जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। के शर्मा जी भी आप तो दोनों को सुन रहे होंगे शर्मा जी, जो दोनों प्रवक्तागण कह रहे हैं और बातें जो निकल रही हैं और भी जो चर्चाएं हो रही हैं वो भी आप सुन रहे होंगे। लेकिन आप मूल रूप से क्या समझते हैं, ये जो समीक्षा की बात होती है, क्या सचमुच ये पार्टियां जब समीक्षा करती हैं तो कुछ इस मंथन से निकलता है कि क्या हुआ और क्या नहीं होना था, कैसे होना था, क्यों हो गया, और उस पर अमल करती हैं उस तरीके से कि ये परिणाम वांछित हो? देखिए भविष्य में यदि की लालसा हो तो समीक्षा हर कोई करता है, व्यक्तिगत रूप से भी समीक्षा होती है और पार्टी स्तर पर भी समीक्षा होती है कि हार के कारण क्या रहे जी। इसी तरह से हार के कारणों को लेकर वरिष्ठ नेता अपनी
शब्दावली में जो बात कर रहे हैं उनके अर्थ समझने वाली बात है। एक तो धनेंद्र साहू और चरणदास महंत दोनों ने इस बात को स्वीकार किया है कि बाहरी प्रत्याशी को मैदान में उतारने का नुकसान हुआ। निश्चित रूप से भाजपा में सरोज पांडे को भी कोरबा भेजने का नुकसान हुआ और चरणदास महंत ने स्पष्ट कहा कि ये बाहरी प्रत्याशी थी, इसका लाभ हमें मिला है। इसका तात्पर्य आपने एक उंगली इधर उठाया, 3 उंगली आपकी ओर आ गए। महासमुंद में आप देख लीजिए क्या स्थिति बना, जांजगीर चांपा की देख लीजिए, देवेंद्र यादव को देख लीजिए। तो ये जो स्थिति बनी, दुर्ग से आपने 4 लोगों को निकाला बाहर, भाजपा के एक और तीनों मतलब वहां पे पराजित हुए। एक तो बाहरी वाले विषय है कि जनता में आप स्वीकार नहीं कर रही इस चीज को। दूसरा चीज है जातिवादी राजनीति के चलते हुए आपने ताम्रध्वज साहू को महासमुंद भेजा, धनेंद्र साहू को पूर्ण टिकट नहीं मिली। ये एक कारण हो सकता है कि आपने ओबीसी वर्ग के चलते हुए या पूर्व मुख्यमंत्री दिग्गज नेता आपको आपने राजनांदगांव में उतारा। लेकिन वहां पे भी यहाँ की छत्तीसगढ़ की जनता, मैं बार बार कहता हूँ कि गरीबी से मुक्ति के लिए विकास के नाम पर मतदान करती है, चाहे आप बस्तर में ले लें चाहे सरगुजा में ले लें। तो आदिवासी मुख्यमंत्री जीत का एक बड़ा कारण हो सकता है। और दूसरी चीज हम कह सकते हैं कि मोदी की गारंटी में आप देखें 5 गारंटी और जो कांग्रेस की जो गारंटी थी, ये में आप देखेंगे तो विश्वास की बात है। 1 लाख रुपया देने वाली बात में यदि पूरी जनता यदि एकजुट हो जाती है तो कांग्रेस को मुझे नहीं लगता कि कोई रोक पाते, क्योंकि महिलाओं की भूमिका आप 2018 में भी आप देखें और 2023 में भी देखें। 2018 में शराबबंदी को लेकर के और 2023 में आप देखें कि महतारी वंदन योजना, दूसरी ओर किसानों ने अपनी ताकत का एहसास छत्तीसगढ़ से कराया है। चाहे कांग्रेस ने 2500 रुपए में धान खरीदी की बात कही, उस समय कांग्रेस को एक तरफा वोट मिला, और दूसरी ओर अभी जब बात आई 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी की बात आई तो किसानों ने भाजपा का साथ दिया। तो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम एक बड़ी एक राजनीतिक परिवर्तन के रूप में आपको अभी देखने को मिलेगा कि लगातार जो है डायरेक्ट बेनिफिट योजना का लाभ मिलता जा रहा है। और दूसरा चीज है विश्वास। आप जो घोषणा कर रहे हैं उस पर विश्वास भी चाहिए। जैसे अजीत जोगी पार्टी ने 26 की बात कही, 2600 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदेंगे, लेकिन 2500 रुपए भूपेश बघेल के और कांग्रेस के वादे पर विश्वास किया। ये विश्वास वाली बात है। जैसे मोदी पर लोगों ने विश्वास किया है, इसके लिए बार बार कहना कि मोदी का। दूसरी चीज अभी आप समीक्षा में आप देखेंगे कि सीटों की संख्या में देखेंगे तो भाजपा का जो 54 सीट है वो 68 में चले जाता है। अभी लोकसभा चुनाव में देखेंगे तो 68 सीटों में भाजपा को जीत मिली है। तो ये भाजपा की दृष्टि से आप देखें कि डबल इंजन की सरकार जो आपने मोदी की गारंटी के तहत महतारी वंदन योजना और किसानों को जो एक मुश्त राशि का भुगतान किया, ये और आदिवासी क्षेत्रों में जो 5,500 रुपए में खरीदी की बात हो या आवास योजना को लेकर आपने जो साइन किया, ये तमाम प्रकार की बातें हैं। मैं पहले कहता हूं कि गरीबी से मुक्ति के लिए बस्तर से लेकर सरगुजा तक सभी इसी को लेकर मतदान कर रहे हैं। और जो विकसित भारत 2047 की बात कही जा रही है, तो क्या छत्तीसगढ़ एक विकासशील राज्य की श्रेणी में आके खड़ा होगा? खनिज संपदा से परिपूर्ण है। जो अमीर धरती के गरीब लोग कहलाते हैं, इनकी स्थिति कब सुधरेगी? ये तमाम प्रकार के रोजगार की बात है। जैसे बृजमोहन अग्रवाल ने चुनाव जीतने के बाद सीधा रोजगार पर पॉइंट आ गया, 33,000 लोगों को भर्ती किया जाना है। इसका तात्पर्य है कि बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। और तमाम विषयों को लेकर एक भाजपा ने पिछले समय आपने समीक्षा की थी, देखे होंगे, एक बयान आ गया था तत्कालीन अध्यक्ष के कार्यकर्ता जिम्मेदार हैं। तो इस प्रकार की बातों के से भी बचते हुए यदि ठीक है शर्मा जी मैं आपके पास लौटूंगा। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि छत्तीसगढ़ में जाति की राजनीति सफल नहीं हो सकती। कोशिश बहुत की गई, एक ऐसा समीकरण बिठाया गया, जो उम्मीदवार बाहर भेजे गए कहीं ना कहीं ऐसे मोहरे बिछाए गए कि जाति का एक संतुलन हो, ऐसा समीकरण हो कि उस जाति के लोगों को रह जाया जा सके। बिलासपुर में देवेंद्र यादव भेजे गए, माना गया कि पूरे यादव वोट या फिर जो उस प्रकार के बहुधा वोट हैं कांग्रेस के खाते में गिर जाएंगे। कुछ नहीं हुआ ऐसा, क्योंकि यहाँ पर जो जनता है, छत्तीसगढ़ की जनता, आप जैसा कह रहे हैं, वो विकास को मानती है और विश्वास को मानती है। आपने जो एक बात कही कि आप कुछ भी कह दें तो वो मान ले, ये नहीं लगता उससे। वो भी ये परखती है कि आप जो फ्री बीज की भी अगर बात कर रहे हैं, मुफ्त की रेवड़ी की भी अगर ये बात कर रहे हैं, तो आप जो कह रहे हैं वो कितना विश्वसनीय है, इस पर भी वो कहीं ना कहीं विश्वास करती है। चलिए ठीक है, मैं इनसे पूछ लेता हूँ। आपने जो एक सवाल, जो मेरा भी सवाल था, सत्यप्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश जी सुन पा रहे हैं आप? जी सत्यप्रकाश जी, जैसा कि अभी हम चर्चा के दौरान एक बात सामने आई है, वो ये थी कि जो उम्मीदवार बाहर के थे, जो बाहर के उम्मीदवार थे, वो हार गए। मतलब आप समझिए, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जैसे कद्दावर नेता भी हैं, ताम्रध्वज साहू जैसे नेता हैं। अब आप समझिए, ये नेता
जो कि बाहर के थे वो हार गए। एक्सेप्शनल केस एक था कि विकास उपाध्याय थे, वो भी हारे, लेकिन उनका जो मुकाबला था वो ऐसे व्यक्ति के साथ था जो कि अजेय माना जाता है। हुआ भी वही। आप मानते हैं कि ये एक बड़ी चूक थी ये प्रयोग? नहीं देखिए उपाध्याय जी, अपना देश जो लोकतांत्रिक देश है, चुनाव कहीं से लड़ सकते हैं। नहीं मोदी बिल्कुल, जी वो बोले आपका 1.5 अधिकार लाख है। वोटों से- मैं ये वही नहीं तो- कह रहा हूँ, मैं रणनीतिक चूक की बात कर रहा हूँ। ये नहीं कह रहा हूँ आपने गलत किया। नहीं, मैं आपके सवाल के जवाब भी दे रहा हूँ। जी। भले मोदी जी बनारस से 1.5 लाख वोटों से जीते, मैं गुजरात से जाके जीते, तो हमारे राहुल गांधी जी रायबरेली जीते। तो देखिए ये कोई अभी मैं नहीं बोल सकता सर, कि मैं महासचिव हो छत्तीसगढ़ या की ये- छत्तीसगढ़ की मैं फिजा की बात कर रहा हूँ, जैसा शर्मा जी भी कह रहे थे। मैं छत्तीसगढ़ पे आ रहा हूँ। देखिए जैसे मैंने बोला कि अभी सारी फीडबैक मंगाया जा रहा है उस लेवल पर, जो फीडबैक आएगा उस पर समीक्षा होगी तो सब चीज मीडिया में आएगी। अभी अंदरूनी तौर पर देखिए, आप भी जानते हैं कि राजनीतिक दल के अंदर अंदरूनी तौर पर चर्चा चलती है, बिल्कुल। हर चीज मीडिया में आती नहीं है। बिल्कुल। वो अंदरूनी तौर पर चर्चा चल रही है, मगर एक पुख्ता तौर पर जो चर्चा होगी, जो समीक्षा होगी, जो मीडिया में आनी चाहिए, वो मीडिया में आएगी, हम आपको बताएंगे। मगर अभी भाई ये नहीं बोल सकता बाहरी तौर पे वो कहाँ कमी रह गई, कहाँ नहीं रह गई। देखिए ये तो जरूर है, कुछ तो कमी रहेगी, तभी मैं एक सीट पे जीत हासिल कर पाए। जो कमी रह गई हम जनता से क्यों नहीं करेक्ट कर पाए हैं, वो कहीं ना कहीं वो समीक्षा जब होगी तो उसको सुधारेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए जो कांग्रेस पार्टी की बात करेंगे, इतिहास उठा कर देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा कमबैक किया है, ऐसा नहीं है। आप इंदिरा गांधी के टाइम का याद कर लीजिए, तो हमने हमेशा कमबैक किया है और देखिए बहुत मजबूती के साथ किया है, और फिर से हम करेंगे। 15 साल में विपक्ष में थे, उसके बाद क्या कैसे हम आए थे वो भी सबके सामने देखिए। और अभी भी अगर मैं बात करूं तो भले ही विधानसभा चुनाव हम सत्ता में नहीं आ पाए, मगर हमारी हालत इनकी जैसी नहीं हुई, हम अभी भी 35 सीटों पे हैं। मतलब हमने कहने का काम किया और हमारे वोट प्रतिशत मात्र 0.01% की कमी आई है। मतलब हमने काम तो किया है, जनता ने मोहर लगाई है। इनके जैसा नहीं है कि 14 पे बैठा दिया है। और ये अलग बात है कि इन्होंने जो ध्रुवीकरण की कोशिश की, जो प्रोपेगेंडा बनाया, जो मीडिया ने भेज के रेड कराया, उसकी वजह से इनको सत्ता मिली है। मैं आता हूँ आपके पास, आता हूँ दिनेश जी, आता हूँ मैं आपके पास, फिर वही बात दिनेश जी, आता हूँ मैं इनसे पूछना चाहता हूँ दिनेश जी, मैं पता है एक बार मैं उनसे बोलना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार बोलते ये एक भी कांग्रेस नेता का नाम बता जिसके ऊपर इन्होंने कुछ भी दोष करा दिया हो, दोषी करार कर दिया हो, एक कांग्रेस नेता को आरोप साबित हो गई हो, डिप्टी सेक्रेटरी सीएम की समीर बिश्नोई कौन था, रानू साहू कौन थी? सर वो नेताओं की बात कर रहे हैं, नेताओं की बात। अधिकारी तो थे ना, नेताओं के अधीनस्थ तो थे, नेताओं का भी अभी ईडी क्या देवेंद्र यादव क्या है, अभी घोषित तो हो चुके हैं आपके, कौन घोषित नहीं, भूपेश बघेल जी अभी रडार में आ चुके हैं, अभी जांच चल रही है भाई। ठीक है सर, आप दोनों एक साथ बोलेंगे, किसी की बात समझ में नहीं आएगी जनता को। सर आप दोनों एक साथ बोलेंगे, कोई नहीं समझ पाएगा आप क्या कह रहे हैं। उपाध्याय जी, मैं तो सीधा सवाल कर रहा हूँ कि विपक्ष का धर्म क्या होता है? जनता की आवाज उठाना, जनता की बातें सत्ता के सामने रखना। सत्ता से तो मैं सवाल ही कर रहा हूँ, इनको जवाब देना चाहिए। जनता जवाब का सवाल जवाब ढूंढ रहे हो, अब नहीं पा रहे हैं भाई। 500 सिलेंडर कब से मिलेगा? रोजगार का आपने बोला, यहाँ तक आपने बोला युवाओं को जो रोजगार के लिए जो ऋण लेंगे उसमें 50% कमी की माफी दी जाएगी, वो अब तक पता नहीं। किसानों का बोनस लेना में ठग लिया, मातारी को ठग लिया। ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ सत्य प्रकाश जी, मैं थोड़ा आगे बढ़ जाता हूँ। मैं सवाल आपसे करता हूँ सर, थोड़ा संक्षेप में दीजिएगा जवाब दिनेश जी, अब समय की बाध्यता है। 1 मिनट में जवाब दीजिएगा कि ठीक है, अब लोकसभा का चुनाव हो गया, विधानसभा के फिर लोकसभा के चुनाव हो गए, अब नगरीय निकाय के चुनाव की ओर आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ भी एक प्रकार का शक्ति परीक्षण होना है कि शहर सरकार किसकी बनती है, ये भी एक बड़ी चुनौती होती है और नेता पूरा दम खम झोंके हुए हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं पूछूंगा, ये कहूँगा कि इसकी तैयारी कैसी है और किस मॉडल पे ये चुनाव होने वाला है। वही पुराना मॉडल जो कि भूपेश सरकार में था या फिर बदलेंगे आप? बिल्कुल, इसके ऊपर पार्टी बहुत ही मंथन कर रही है और मंथन करके बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देने वाली है, क्योंकि हमारे वरिष्ठ नेता इस मसले पे चर्चा कर रहे हैं और चर्चा बहुत ही सार्थक हो रही है और सार्थक रिजल्ट मिलेगा। और दूसरी मैं बता देता हूं आपको, आपके माध्यम से, हम नगरीय प्रशासन चुनाव में इस बार जा रहे हैं और आप सब देखेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, मैंने आपको कहा था 365 में 365 दिन काम करती है। दूसरी चीज आपको बहुत बड़ी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की बता देता हूँ, 10 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे, एक ठोक भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे। और कांग्रेस के ऊपर मनमोहन सिंह के जमाने में कितने आरोप लगे थे, शायद में मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि जनता सब जानती है। 5 साल इनको मौका दी जनता ने, भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री जिताया भारी बहुमत से, 5 साल में भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया।
15 साल रमन सिंह ने राज किया था, एक भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे थे। तो जनता जान चुकी है, कांग्रेस जब जब आई है भ्रष्टाचार हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी जब जब आई है विकास हुआ है। ठीक है सर। सत्यप्रकाश जी जवाब दे लीजिए। सत्यप्रकाश जी जवाब दे लीजिए और साथ में बताइएगा कि ये जो नगरीय निकाय का चुनाव है सर, संक्षेप में नगरीय निकाय के जो चुनाव होने वाले हैं उसमें आपकी क्या रणनीति होगी, क्या नीति होगी, और इस बार क्योंकि अब चुनौती बड़ी है, विधानसभा लोकसभा के बाद भी यहाँ पर परफॉर्म करना एक बड़ा मुद्दा होता है और बड़ा विषय होता है कि कहीं ना कहीं साख बचाई जाए। देखिए, दिनेश अग्रवाल जी को थोड़ा याद दिलाया तो नान घोटाला, कोड़वा घोटाला, गर्भाशय घोटाला, दवाई घोटाला, रतनजोत घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला, ये सब घोटाले याद कर लीजिए आप। फिर रही बात जमीन घोटाला। अब सच्चाई से भ्रष्टाचारी को जाती है। बीजेपी की सभी प्रवक्ताओं के साथ नेता तो यही दिक्कत है, सच्चाई सामने रख देते हैं, इनको मिर्ची लगने जाती है। अरे आपकी सच्चाई है, ये जनता के सामने है, ये सच्चाई है, ये जनता भी जानती है, ये जनता, आप घबराइए मत, जनता जानती है, आपके सब घोटाले याद है जनता को याद है। ईडी अपने घर में भेजते हैं, आप रमन सिंह के घर में भेज दीजिए। ठीक है मैं सर बस मैं कंक्लूड करने वाला हूं, आप दोनों धैर्य रखिए थोड़ा। मैं शर्मा जी से एक बात कर लूं, मैं कंक्लूड करूंगा क्योंकि समय की बाध्यता है। हमने आपकी बात सुनी और मैं बार बार आपसे यही अनुरोध कर रहा था कि अगर आप एक एक करके बोलते तो आपके अमूल्य जो वचन है या फिर आपकी जो बातें हैं वो जनता ठीक से सुन पाती कि आप विद्वान प्रवक्तागण क्या कहने वाले हैं या क्या कह रहे हैं। ठीक है सर। के शर्मा जी, आपने पूरी बात सुनी। आपने जो एक बात कही, पहली बात तो ये छत्तीसगढ़ की ये तासीर नहीं है कि फ्री बीज से ही या फिर जाति के समीकरण से ही सब कुछ हासिल किया जा सके। दूसरी बात ये बड़ी स्पष्ट है कि यहाँ पर एक प्रयोग उतना सफल नहीं हुआ कि बाहरी प्रत्याशी भेजा जाए, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, क्योंकि एक विद्रोह भी उस समय देखने को मिला। ठीक है, कहीं सतह के नीचे था, कहीं सतह के ऊपर आ चुका था। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, अभी आप नगरीय निकाय चुनाव जब होने वाले हैं सर, संक्षेप में बताइएगा उसमें आप क्या अभी दशा देख रहे हैं दोनों पार्टियों की, ग्राउंड रिपोर्ट आपके पास रहती है? हेलो जी सुन पा रहा हूँ। हाँ, देखिए, नगरीय निकाय चुनाव की स्थिति में आप जहां तक देखेंगे तो ये स्थिति में जब भी राज्य में जिसकी सरकार रहती है तो उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका आपको वहां पे दिखाई देगी। राज्य सरकार के रहते हुए नगरीय निकाय चुनाव में उस दल को एक वेटेज मिल जाता है। दूसरी चीज है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष को लेकर जो चुनाव प्रणाली को लेकर जो चर्चा हो रही, तो मुझे लगता है कि इसमें जो प्रत्यक्ष प्रणाली से यदि महापौर और अध्यक्ष का निर्वाचन होता है तो वो जनता से सीधा जुड़ा हुआ रहता है, और जनता से सीधा जुड़े रहने के कारण जी आप कहिए। सीधा सभी वार्डों के मतदाताओं से जब जुड़ाव रहता है तो उस ढंग से उसको काम करने के फ्रीडम मिल जाता है, और जनता की भावनाओं को समझने में और जनता को अपनी बात को महापौर या अध्यक्ष तक पहुंचाने में आसानी होती है। लेकिन इसमें आप देखेंगे, जब विचार करेंगे तो एमआईसी की अपनी भूमिका होती है और सामान्य सभा की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कई बार ऐसा होता है महापौर जिस दल का है और सामान्य सभा में दूसरे दल को बहुमत मिल जाती है, तो सामान्य सभा में जो प्रस्ताव आता है उसको पारित करने में भी कठिनाई आती है, जिसके चलते रायपुर में आप कई बार देखे होंगे कि राज्य सरकार को डायरेक्ट बजट भेज दिया गया। ये भी प्रकार की बातें होती है और पार्षदों के खरीद फरोख्त की बातें आती है। कहने का तात्पर्य ये है कि इस पर पूरी व्यवस्था ऐसी हो कि खरीद फरोख्त पार्षदों पर रोक लगे, और जो आप जिस पद्धति से करेंगे, मुझे लगता है कि पार्षदों के प्रति जिम्मेदारी ज्यादा होती है, प्रत्यक्ष रूप से होता है उसमें पार्षदों के। ठीक है शर्मा जी, मैं समझ रहा हूँ आप जो कह रहे हैं, मतलब सीधी सी बात है, जो सीधे प्रत्यक्ष विधि से जो उनका चुनाव होता है उसमें स्थायित्व तो बना रहता है, उसमें आशंका ये नहीं होती है कि कुर्सी पता नहीं कब चली जाए, क्या हो जाए, कौन सा समीकरण बन जाए, तो उसका ये एक प्रभाव होता है। दूसरी बात ये होती है, इसका दूसरा पहलू ये होता है कि जब अप्रत्यक्ष रीति से जब ये चुनाव होता है तो चेक एंड बैलेंस की स्थिति हमेशा बनी रहती है। वो स्थिति हमेशा इस तरीके से रहती है कि कुछ लोग हमेशा चेक पे रहते हैं कि आप कुछ गड़बड़ मत कीजिए, ठीक से रहिए, ऐसा नहीं आप निर्वाचित हो गए तो हमेशा के लिए हो गए। अविश्वास का भी एक रास्ता है। तो ठीक है, आज की चर्चा में आप सभी शामिल हुए। दिनेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सत्यप्रकाश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही के शर्मा जी आप भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम जैसी बात कर रहे थे आज की बैठक, समीक्षा, उसके बाद आगे की रणनीति और आगे आने वाले निकाय चुनावों की रणनीति, और साथ ही साथ
जो राजनीतिक दल हैं उनमें जो मंथन का अब दौर चल रहा है, उस मंथन से निकलने वाला सार तत्व क्या है और उससे पार्टियां अपने आप को कितना ज़्यादा मजबूत बना पाती हैं, शक्तिशाली बना पाती हैं और अपनी गलतियों को कितना सुधार पाती हैं, ये तमाम विषय थे जिस पर आज हमने चर्चा की अपने मेहमानों के साथ। तो आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।